हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स पे शुभम सर। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में नया वीडियो लेके आ गए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड 05। इसके पहले हम लोग ने 04 यानी 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो देख लो तो बहुत अच्छा होगा। आज जो हमको करना है वो इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक है। इलास्टिसिटी में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, तो आज का जो टॉपिक है वो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इलास्टिसिटी का। लेट मी रिपीट, इलास्टिसिटी का। ये हम लोग अभी पहला प्रॉपर्टी कर रहे हैं, बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं, हार्डनेस और फ्रिक्शन। तो इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक क्या है, देखो, द टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना। ये हमको पढ़ना है और इस कर्व के बारे में समझना है ध्यान से। ज़रा देख लेते हैं क्या है। ये कर्व हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक देखा हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक देखा हुआ है कर्व। देखो क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ याद है, हुक्स लॉ से मिला था हमको। तुमको याद है हुक्स लॉ का एक वीडियो बनाया था मैंने, तुमने देखा हो तो, 03, जिसमें हमने हुक्स लॉ के ऊपर बात किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और कैसे उधर से हमको क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद है, ये चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो जैसे यहाँ मेरे पास स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे, यहाँ मेरे पास स्ट्रेन है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है, इतना ही है ये। देखो कैसे ग्राफ जाता है, हमको मालूम है ये ग्राफ ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन होता है। कब तक होता है ये, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। ये हुक्स लॉ में हमने बात किया था ना, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या जिसको हम इलास्टिक लिमिट बात कर रहे हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसे होने लगता है, लाइक दिस। ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। मतलब देखो ये ग्राफ में क्या चेंजेस आए हैं अभी। जब तक हम लोग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जब तक हम लोग हुक्स लॉ का बात कर रहे थे, तब तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था। बियॉन्ड हुक्स लॉ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं रह गया है। ग्राफ का जो स्ट्रेन का काम है, या जो स्ट्रेन का जो बिहेवियर है और जो स्ट्रेस का बिहेवियर है, वो अलग अलग है। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे हमको बात करनी है, ज़रा ठीक से समझते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ए, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट बी। ये तीसरा पॉइंट, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट सी। देखो हर एक पॉइंट का अपना अपना मीनिंग है, एक एक पॉइंट का मीनिंग मैं बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से समझ लो। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पॉइंट सी के बाद यहाँ आता है पॉइंट डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स है जिसमें हमको ग्राफ को एनालाइज करना है, ठीक है। देखो जो पहला पॉइंट है विच इज़ पॉइंट ए तक अगर तुम ध्यान दो तो ग्राफ पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है ना। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। मतलब यहां तक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यानी यहां तक ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये पॉइंट ए तक होता है। पॉइंट ए मतलब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है, तो यहाँ तक हमको प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई पड़ता है। अब देखो पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब अगर मैं पॉइंट बी पे आके सारा का सारा स्ट्रेस हटा लूँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वायर को दोनों तरफ से खींचा है, रबर का एग्जांपल ले लो, वायर का एग्जांपल ले लो। वायर को दोनों तरफ से खींचा है मैंने, और खींचने के बाद वायर का स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशन चला, स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, वगैरह वगैरह। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो ये रीजन है ना, पॉइंट बी तक जो स्ट्रेन का वैल्यू वो बहुत छोटा है और स्ट्रेस का वैल्यू बहुत हाई है, दिखाई पड़ रहा है। इतना स्ट्रेस है और इतना छोटा सा स्ट्रेन है। बट उसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, इस रीजन में यहाँ पूरा का पूरा स्ट्रेन ही है, स्ट्रेस बहुत कम है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो इलास्टिक लिमिट है ना, इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक वायर के पास इलास्टिक बिहेवियर होता है। मतलब अगर मैं पॉइंट बी पे भी सारा स्ट्रेस हटा लूँ तो वायर रीगेन करके पूरा अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा और स्ट्रेन का वैल्यू 0 हो जाएगा।
सोचो ना, स्ट्रेन का वैल्यू 0 कब होगा? स्ट्रेन क्या होता है? वायर के लिए अगर मैं स्ट्रेन डिफाइन करूं तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना। स्ट्रेन 0 कब होगा? जब चेंज इन लेंथ 0 होगा, यानी वायर पूरा का पूरा लेंथ रीगेन कर लेता है। उसको खींचा तुमने, थोड़ा स्ट्रेच हुआ, छोड़ दिया, वो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे आ गया, बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं है उसमें। तो 0 स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन 0 पे आना मतलब इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी होल्ड करना। तो अभी भी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की है। सो द बॉडी कैन कंप्लीटली रीगेन इट्स लेंथ अप टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट तक बॉडी अपना ओरिजिनल लेंथ रीगेन कर सकता है। इसके बाद जाएंगे तो इसके बाद ये चीज़ अलाउड नहीं है। इसके लिए इस पॉइंट को हम बोल देते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब इस पे आके वायर ने यील्ड कर दिया है। यील्ड मतलब समझता है क्या होता है? यील्ड मतलब हार मानना। तो वायर इसके बाद हार मान जाएगा इलास्टिक लिमिट से। अब यहाँ जो पॉइंट सी है ना, देखो ध्यान से, ये पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वायर का जो इलास्टिसिटी है वो प्रॉपर्टी तो होगा, बट इलास्टिसिटी के अलावा अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ से स्ट्रेस को पूरा 0 करूँ, ये पॉइंट पे आके स्ट्रेस को पूरा 0 करूँ, तो ये वायर पूरा रीगेन नहीं करके कुछ परमानेंट सेट के साथ रीगेन होगा या कुछ परमानेंट स्ट्रेन के साथ रीगेन होगा। परमानेंट स्ट्रेन मतलब समझ रहा है क्या होता है? परमानेंट स्ट्रेन मतलब ऐसा स्ट्रेन जो बॉडी में रह जाएगा, यानी बॉडी का लेंथ बढ़ चुका है, अब वो वापस से सेम साइज में नहीं जाने वाला है, लंबा ही रह जाएगा थोड़ा। तो इसको बोलते हैं परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन विच इज़ इंड्यूस्ड इन द बॉडी। अब ये बॉडी में परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये बॉडी अब वापस रीगेन नहीं कर सकता। दिस इज़, अगर मैं इसको पॉइंट ओ ले लूँ और इसको पॉइंट ओ डैश ले लूँ, तो ये ओ डैश जो है इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ओ डैश को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब अगर पॉइंट सी पे हम लोग स्ट्रेस को हटा भी दें, पूरा का पूरा स्ट्रेस हटा दिया जाए, तो भी वायर रीगेन तो करेगा बट पूरा रीगेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वायर का इलास्टिसिटी ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब इलास्टिसिटी है बट इतनी इलास्टिसिटी नहीं है कि पूरा का पूरा रीगेन कर पाए। तो इसके बाद से वायर इलास्टिक बिहेवियर छोड़ देता है। देखो ना, यहीं से ये रीगेन कर रहा है बट पूरा रीगेन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाया जाता है तो इसके बाद देखो यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पॉइंट सी के बाद स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, पॉइंट सी को यील्ड पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, परेशान मत हो, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। इस इलास्टिक लिमिट को भी यील्ड पॉइंट ही बोलते हैं, पॉइंट सी को भी यील्ड पॉइंट ही बोलते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं। यील्ड पॉइंट मतलब क्या है? यील्ड पॉइंट मतलब जहाँ पे बॉडी हार मान लेता है, बस वही बात। सो पॉइंट सी इज यील्ड पॉइंट। दिस इज वेयर द बॉडी और बियॉन्ड दिस, चलो ये स्ट्रेन फालतू यहाँ पड़ा हुआ है, बियॉन्ड दिस पॉइंट द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स साइज। इसके बाद से साइज रीगेन नहीं करेगा बॉडी। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रेन ड्रास्टिकली बढ़ता है और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक रीजन। यहाँ से यहाँ तक हो रहा है प्लास्टिक फ्लो या प्लास्टिक रीजन। मतलब इस रीजन में बॉडी पूरा का पूरा प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा। प्लास्टिक कैसा होता है? याद है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जो रीगेन कर ही नहीं पाता है। तो इसको हम लोग खींचते जाएं, ये वायर का लेंथ बढ़ता जाएगा बट वायर रीगेन नहीं करेगा अगर हम लोग स्ट्रेस को हटा भी दें तो भी। तो पॉइंट सी से बियॉन्ड पॉइंट सी देयर इज प्लास्टिक रीजन। यहाँ पे प्लास्टिक रीजन होता है एंड द वायर
बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। समझा? वायर प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो मतलब बॉडी प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। और पॉइंट डी कैसा पॉइंट है, ज़रा ध्यान से समझ लो। पॉइंट डी इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग लिमिट, या बेसिकली बोल सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे आके वायर टूट जाएगा फाइनली। खींचते गए खींचते गए खींचते गए, वायर काफ़ी लंबा हुआ, अब आके फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट डी पे टूट जाएगा। द वायर ब्रेक्स एट दिस स्ट्रेस। मतलब अगर देखो हमने थोड़ा भी स्ट्रेस को और बढ़ाया तो पॉइंट डी पे आके वायर ब्रेक हो जाता है। स्ट्रेस का वैल्यू देखो पॉइंट सी के कंपैरिजन में पॉइंट डी पे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो हमने स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाया तो वायर ब्रेक हो गया। इसमें बीच में एक और पॉइंट आता है कॉल्ड एज नेक पॉइंट, जो हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट डी पे आके वायर ब्रेक हो जाता है, इसी को ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो देखो इलास्टिक लिमिट के काफ़ी बाद में है ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब जहाँ तक वायर का इलास्टिक लिमिट है उतना तक हम लोग इसको इलास्टिक बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक, काफ़ी बाद में जाके ये वायर टूट रहा है। तो ये वायर के पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक एबिलिटी है। मतलब ये ऐसा बॉडी है जिसके पास अगर हम लोग खींचा जाए उसको तो काफ़ी देर तक खींचा जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल्स जिनके पास बड़ा प्लास्टिक रीजन होता है ना, दे आर कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल्स। और ये पॉइंट सी के पहले का जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन है। ये पॉइंट सी, इधर कौन सा रीजन है, प्लास्टिक रीजन, और इधर कौन सा रीजन है बोलो, इधर है इलास्टिक रीजन, ठीक है। दिस इज योर इलास्टिक रीजन। यहाँ है प्लास्टिक रीजन, यहाँ है इलास्टिक रीजन। मतलब कोई बॉडी इलास्टिक बिहेव कर सकता है और प्लास्टिक भी बिहेव कर सकता है। ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगेगा ना, तो इसलिए ये प्लास्टिक रीजन, ये इलास्टिक रीजन। अब तुम सोचो जिस बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ है उसको खींच तान के लंबा करना है विदाउट ब्रेकिंग इट, तो कैसा चाहिए बॉडी मेरे को, ऐसा बॉडी चाहिए जिसका प्लास्टिक रीजन हाई हो ना। जैसे गोल्ड वगैरह होता है, मालूम है गोल्ड से हम लोग ज्वेलरीज बनाते हैं ना, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। वो ज्वेलरीज को क्या करते थे, वो पीट पीट के उसका शीट बनाते हैं, उसको लंबा करते हैं, दोज थिंग्स। जैसे मेटल वायर हो गया है ना, मोटा मेटल वायर है उसको खींच के पतला मेटल वायर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मेटल वायर पतला बनाने के लिए हम लोग उसको काटते हैं, नहीं काट नहीं सकते। हम लोग इसी मोटे वायर को खींच के पतला वायर बनाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं ना वो हाईली प्लास्टिक रीजन में काम करते हैं, मतलब उनका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है। सो मटेरियल्स हैविंग लार्ज प्लास्टिक रीजन, उनको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। हैविंग लार्ज प्लास्टिक रीजन, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रीजन होता है, मतलब उनको खींच के हम लोग लंबा पतला वायर बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। वैसे हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, नो प्लास्टिक रीजन, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद तुरंत ही टूट जाते हैं। उन पे इलास्टिक लिमिट लगाया तो तुरंत टूट जाएंगे, उनको हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। जैसे ब्रिटल मटेरियल में कोई भी बॉडी का एग्जांपल ले लो, जो बॉडी जब तक इलास्टिक लिमिट है तब तक तो स्ट्रेच कर सकते हैं उसको, बट जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुआ तुरंत क्या हो जाता है, बॉडी ब्रेक हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स। ध्यान से देख लो डेफिनेशन क्या है डक्टाइल मटेरियल्स का। डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होता है। ब्रिटल मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, मतलब उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है यही पॉइंट सी के बाद ही हो जाएगा, पॉइंट सी के बाद ही ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट समझ में आए। इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे कभी कभी पॉइंट ए को पॉइंट पी लिखते हैं बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट,
फिर पॉइंट बी को पॉइंट ई लिखते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिक लिमिट, फिर पॉइंट सी को पॉइंट वाई लिखते हैं बिकॉज ऑफ यील्ड पॉइंट, फिर पॉइंट डी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट कैपिटल बी लिखते हैं फॉर ब्रेकिंग पॉइंट एंड दिस रीजन। पॉइंट डी हम लोग देखो इसको ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो कैपिटल बी लिखते हैं। यहाँ बीच में एक और पॉइंट आता है एन करके जिसको बोलते हैं नेक पॉइंट, ये दिख रहा है यहाँ, इसको बोलते हैं नेक पॉइंट। नेक पॉइंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे वायर में परमानेंट डेंट पड़ जाता है, पर एक नेक दिखाई पड़ने लगता है कि हाँ अब इसके बाद वायर को और खींचा गया तो टूट जाएगा वायर, मतलब अगर स्ट्रेस को हटाया नहीं गया तो वायर टूट जाएगा, तो यहाँ पे वो नेक दिखने लगता है। कभी देखा है रबर जब टूटने वाला होता है, जैसे तुम रबर को खींचो तो रबर जब टूटने वाला होता है तो कहीं एक जगह से वो फटने लगता है ना, वो नेक होता है, दैट इज़ नेक पॉइंट। तो वैसे इस वायर में भी जब तुम इसको ज़्यादा खींच दोगे तो एक पॉइंट दिखेगा जहाँ से वो टूटने वाला होगा, एक पॉइंट आएगा स्ट्रेस का जहाँ पे वो टूटने वाला होगा वायर, और वो पॉइंट होगा नेक पॉइंट। ठीक है, जाने दो, ये नेक पॉइंट इतना तुमको ज़रूरी नहीं है, ये सारे पॉइंट्स तुमको डिटेल में डिस्क्राइब करने हैं, ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, ध्यान रखो। तुम इसको ए बी सी डी से एक्सप्लेन करो या इसी को तुम पॉइंट पी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, पॉइंट ई इलास्टिक लिमिट, फिर पॉइंट वाई यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी ब्रेकिंग पॉइंट, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करो, बात एक ही है, खाली तुमको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट क्या है। हाँ, अगर तुमको याद रखने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे पॉइंट का नाम बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो हमको पढ़ना था। मैं फिर से ए बी सी लिख देता हूँ। ए बी सी करके इसलिए बताया है कि तुमको खाली पॉइंट्स का लोकेशन याद रहे, ऐसा ना हो कि तुम पॉइंट्स का लोकेशन ही भूल गए, नाम याद है, नाम याद करके करोगे क्या? पॉइंट्स का लोकेशन भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, चलो, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है किसी बॉडी के लिए। हमको और भी बॉडीज़ डिस्कस करनी है जिनका हमको ग्राफ डिस्कस करना है। जैसे कोई कोई बॉडी होती है जिसमें इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है बट प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, वो स्पेशल बॉडीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स, ना, जिनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। देखो ध्यान से क्या होता है इलास्टोमर्स, ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, आई होप नोट डाउन किया था जो मिटाया मैंने। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स कैसे होते हैं? बॉडीज हैविंग लार्ज इलास्टिक रीजन, और इनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है ना वो ऐसा नहीं होता है इलास्टोमर्स का। कुछ एग्जांपल मैं इलास्टोमर्स का देता हूँ। एक एग्जांपल है ह्यूमन टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन टिश्यू जो होता है वो इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर मतलब, इलास्टोमर क्या होता है? देखो, इलास्टोमर का मतलब होता है ऐसा बॉडी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेन, या विदाउट प्रोड्यूसिंग विथ, बोल सकते हो कि विथ वेरी स्मॉल स्ट्रेन वैल्यू। स्ट्रेन बहुत कम होगा और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा झेल सकता है। तो अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनाऊँ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, लाइक दिस, ऐसे। देखो स्ट्रेन कम है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब स्ट्रेन बढ़ना बंद हो गया है, स्ट्रेस खाली बढ़े जा रहा है। मतलब ह्यूमन टिश्यू को जब तुम खींचोगे ना तो वो थोड़ा देर तो खींचेगा, यानी स्ट्रेन बढ़ेगा, उसके बाद वो खींचना बंद हो जाएगा। अब तुम उसको कितना भी स्ट्रेस बढ़ाते जाओ वो खींचेगा ही नहीं। तो ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर आता है। तो इनके पास देखो बहुत बड़ा इलास्टिक रीजन होता है, इनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। इनका ये जो ग्राफ है ना, ये इंडिकेट करता है कि जब स्ट्रेन वैल्यू एक लिमिट तक पहुंच जाती है उसके बाद स्ट्रेस हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ह्यूमन टिश्यू को जो हम लोग खींचें, ह्यूमन जो फ्लैश होता है, या बोल सकते हो ह्यूमन का चर्बी, या किसी भी चीज़ का बोल सकते हो कि जैसे ह्यूमन टिश्यू का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो ह्यूमन टिश्यू को जो हम लोग स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने पे थोड़ा देर तक वो स्ट्रेच होगा, उसके बाद स्ट्रेच होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम उसको खींच सकते हैं और ज़्यादा फोर्स लगा के, बट वो खींचेगा नहीं। तो फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस बढ़ रहा है बट स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है। सो इसको बोलते हैं लार्ज इलास्टिक रीजन, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल इलास्टोमर का बहुत लो क्वालिटी एग्जाम्पल रबर बैंड होता है। जैसे रबर बैंड को हम लोग खींचें तो देखो रबर बैंड थोड़ी देर तक खींचता है, फिर खींचना बंद हो जाता है, फिर उसको और ज़ोर से खींचो तो काफ़ी टाइम के बाद वो टूट जाता है, तो वो इलास्टोमर होता है। वैसे ये भी आगे जाके टूट जाएगा पर वापस खींचेगा नहीं और इसका लेंथ बढ़ेगा नहीं। रबर का एग्जाम्पल ले लो ना, रबर खींचोगे तो थोड़ी देर खींचेगा और उसके बाद खींचना बंद हो जाएगा,
खींचना बंद होगा तो लास्ट में वो क्या हो जाने वाला है, ब्रेक हो जाने वाला है। यहाँ मेरे पास रबर होता तो मैं तुमको दिखाता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़नी है, विच इज़ हिस्टेरेसिस लॉस इन इलास्टिक बॉडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है जिसका यूज़ किया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस का एक जगह पे, विच इज़ कॉल्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स, है ना। शॉक एब्जॉर्बर्स की जगह यूज़ करते हैं हम लोग। तुमने देखा होगा रबर्स लगे होते हैं ना, जैसे जिम विम में कभी गए रहोगे तो वहाँ देखा होगा कि जो बिछाया होता है उस पर कारपेट, वो रबर का कारपेट होता है। उस पर तुम कोई हेवी मास अगर छोड़ो तो वो गिरता है तो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो तुम यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वहाँ रबर्स लगे होते हैं तो उनको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। देखो हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस मतलब लॉस लिख दिया मैंने, हिस्टेरेसिस लॉस। देखो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जब बॉडी को मैं स्ट्रेस देता हूँ यानी उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता हूँ तो बॉडी में एक्सटेंशन कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ये बात याद रख लो। यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। तो ये अलग ही क्लास ऑफ मटेरियल्स है इलास्टोमर्स, और वैसे ये जो मैं मटेरियल्स बता रहा हूँ ये एक अलग क्लास मटेरियल्स है। मैं अभी बात करता हूँ कौन से मटेरियल्स हैं। ये रीजन में देखो स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं स्ट्रेस को हटा लूँ, जैसे स्ट्रेस को मैंने हटा दिया तो ये वापस से रीगेन करना चाहिए ना, तो ये रीगेन करता है, पूरा का पूरा रीगेन करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो रीगेनिंग करता है ये सेम पाथ से नहीं करता है। मतलब जिस पाथ से स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन बढ़ा, उसी सेम पाथ से स्ट्रेन कम नहीं होता है। ये क्या प्रॉब्लम है या इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हम जितना एनर्जी इसको बढ़ाने में या इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में डाल रहे हैं, वापस रीगेन करने में वो उतनी एनर्जी वापस नहीं दे रहा है। दिस पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, इसको बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट। ये एनर्जी लूज हो गई है, इतनी एनर्जी गई, तो ये एनर्जी कहाँ गई है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। इसी को बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। मतलब उस बॉडी पे तुम हेवी शॉक एग्जर्ट करोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, फिर रिलीज होगा तो पूरी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा वो। इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। और ये जो ग्राफ है ना, ये किसके लिए मालूम है? ये होता है वल्कनाइज्ड रबर के लिए। वल्कनाइज्ड रबर एक स्पेशल टाइप ऑफ रबर होता है जो हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए यूज़ करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स बहुत जगह पे लगे होते हैं। हेवी बॉडीज़ कोई भी लगे हों तो उनके नीचे शॉक एब्जॉर्बिंग वो लगा होता है। कभी देखा होगा तुमने, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है तो उसके नीचे एक रबर का वो लगा होता है, देखा है तुमने? अरे वो रबर का पैर लगा होता है ना, उसके पैर होते हैं 4 पैर। वो 4 पैर जो होते हैं वो वल्कनाइज्ड रबर के होते हैं। तो वो किस लिए लगाए जाते हैं? वो शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए लगाए जाते हैं। दे आर हेवी शॉक एब्जॉर्बर्स। इनको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है। ये हिस्टेरेसिस लॉस है। हिस्टेरेसिस लॉस मतलब जो स्ट्रेस लगाने पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी एनर्जी जा रही है स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में, उतनी पूरी एनर्जी वापस नहीं आ रही है। जब स्ट्रेन वापस आ जा रहा है, देखो बॉडी रीगेन कर लेता है पूरा का पूरा, 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 पे वापस भी आ जा रहा है। और इसको एक और तरीके से समझते हैं, वो ये कि स्ट्रेस का ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं, पहले स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी जिस पाथ से जाता है, स्ट्रेस हटाने पे सेम पाथ से वापस नहीं आ रहा है। मतलब स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो लैग कर रहा है, पीछे है थोड़ा। ये तुरंत हटा लिया अगर मैंने तो स्ट्रेन थोड़ा टाइम के बाद 0 पे आता है। ये इसको बोलते हैं लैग, हिस्टेरेसिस लैग, या बोल सकते हो स्ट्रेन का लैग। इसको ऐसे समझ लो, देखो रबर बैंड को मैंने खींचा और तुरंत छोड़ दिया तो स्ट्रेस तो मैंने तुरंत 0 कर दिया, बट रबर बैंड को अपने ओरिजिनल लेंथ पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, भले मिली सेकेंड का टाइम लगे, कुछ भी टाइम लगे, तो वो जो टाइम है उसको बोलते हैं लैग। तो स्ट्रेन लैग्स, और if the stress is suddenly removed, strain takes some time to become 0 होगा स्ट्रेन, ऐसा नहीं कि 0 नहीं होगा,
ज़ीरो होगा बट थोड़े टाइम के बाद होगा, इसी को हम बोलते हैं लैगिंग या हिस्टेरेसिस लैग। मतलब ये जो ग्राफ है क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेस लगाया और तुरंत ज़ीरो किया तो स्ट्रेन को वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, या ऐसे समझ लो एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, इलास्टोमर्स के बारे में, वल्कनाइज्ड रबर के बारे में या शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में, और स्पेशली अपना डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल क्या लोगे, बिस्किट का एग्जांपल ले लो। बिस्किट ब्रिटल होता है, जैसे बिस्किट को थोड़ा देर तुम फोर्स लगाओ तो वो टूटता नहीं है, बट जैसे ही एक लिमिट पहुंचता है वो तुरंत टूट जाता है, उसके बाद वो रुकता नहीं है। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल्स में मैंने बताया मेटल वायर्स, जिनको हम खींच के लंबा कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी में एक लास्ट टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पर। एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या एक्सप्लेन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऐसे तुमको पूछ देता है। तो ये ग्राफ ध्यान से समझ लो कैसे बनाना है, ये ग्राफ के बेसिस पे कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स है वो ध्यान से समझ लो, और सारे पॉइंट्स का डेफिनेशन और मीनिंग समझ लो। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा जो भी हमने आज लेक्चर में किया है। कुछ डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, अगर समझ में आया अच्छे से तो भी बताओ मुझे कमेंट्स में। इसके बाद हम लोग बाकी के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, हार्डनेस और फ्रिक्शन। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।